जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ेंगे दोस्तों। और आज हम लोग यहां पर सेट नंबर स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेट होगा वह सेट नंबर होगा दोस्तों 119। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा जो होगा 119 होगा। और जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए यहाँ पर हम लोग मैथ का प्रैक्टिस करते हैं, जो सेट वाइज होते हैं। सारे के सारे यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और रुक्मणी प्रकाशन का बुक है सेकेंड वॉल्यूम, उसी के यहाँ के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग तैयार हैं सर? एक बार बता दीजिए सभी लोग, एक बार बता दीजिए सभी लोग, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। थम्स अप करके बताइए दोस्तों, थम्स अप करिए कि आप सभी लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए। चलिए, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है, तो सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। सभी दोस्त इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। सबसे पहला नंबर आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से आराम से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, ठीक है भाई। तो चलिए, इसमें बोला गया कि 8 संबंधे 4 समानुपाते 3 संबंधे 2 संबंधे 3.2 संबंधे x और 3 संबंधे 6 समानुपात 6 संबंधे y है, तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर करना क्या है, अंदर का गुना अंदर करना होता है, बाहर का गुना बाहर करना होता है। तो बाहर का गुना बाहर करेंगे तो यहाँ से 8x हो जाएगा, और अंदर का गुना अंदर करेंगे तो यहाँ पर 4 गुणे 3.2 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, यहाँ पर 1.6 हो जाएगा। x का मान 1 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 1.6 आ गया। y का भी मान निकाल लेंगे, यहाँ पर y का भी यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो अंदर का गुना अंदर करेंगे, बाहर का गुना बाहर करेंगे, तो यहाँ पर 3y हो जाएगा बराबर 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी y का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो 12 आ जाएगा। और x संबंधी y का मान बताना है। x का क्या है तो 1.6 है, y का अनुपात क्या है तो यहाँ पर 12 है। दसवां हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 15 8 120, यानी 2 संबंधी 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 संबंधी 15 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर बताइए। इसमें क्या कहा गया, इस प्रश्न में बोला गया कि एक खोखले गोलीय कोश को 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं का माप 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कोष का वजन ज्ञात कीजिए। क्या बताना है यहाँ पर, ये जो कोष बनाया गया है उसका वजन यहाँ पर पूछा गया है। तो वजन पूछा गया है दोस्तों। पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या यूज करना है, 22/7 यहाँ पर पाई का मान लेना है। पाई का मान क्या लेना है तो 22/7 लेना है। तो 22/7 को ध्यान से समझिएगा। 22/7 को देखकर आपको दिमाग में आया होगा एक बात, सर ये तो 22 है, 22 का मतलब होता है 11 गुना 2। क्या होता है, 11 गुना 2 होता है। इसका मतलब इसमें 11 से गुना किया गया होगा, तो 11 से जब गुना है तो इसका मतलब ही है कि वो 11 से कटेगा। तो देखिए कौन सा विकल्प ऐसा है जो 11 से कट रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले नीचे से हम चेक करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6 5 11 हो जाएगा, 4 4 8, 11 और 8 का अंतर आएगा 3, तो ये 11 से तो नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। इसके बाद इसको चेक करते हैं, 6 2 8 हो जाएगा, 6 4 10, इस ये भी 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 4 2 6 6 6 12, ये भी 11 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, तो 6 4 10, 5 5 10, 10 माइनस 10 करेंगे 0 आ जाएगा, और ये जो विकल्प है वह 11 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको 11 के विभाज्यता का नियम लगाना है। बात क्लियर है सर? एक बार बता देंगे सभी लोग, क्या आपको यह बात समझ में आया? अब इससे आसान चेला कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको बस इस पर फोकस करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर,
अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। 6 वर्ष पहले यल और यम की औसत आयु 39 वर्ष थी तथा यल, यम और एन की वर्तमान आयु का औसत 54 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद एन की आयु कितनी होगी? एन की आयु पूछा है अब से 5 वर्ष बाद, ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर 6 वर्ष पहले यल और यम की औसत आयु 39 वर्ष है। 6 वर्ष पहले की बात है, तो 6 वर्ष बाद इनका योगफल क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आप यल प्लस यम निकाल देंगे। 39 दूना औसत अगर 39 है तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? 39 दूना 78 हो जाएगा। ये 6 वर्ष पहले की बात है, लेकिन वर्तमान में आने के लिए आपको 6 साल उम्र दोनों का जोड़ना पड़ेगा, यानी 12 इसमें और जोड़ देंगे तो 6 8 2 10 और 7 1 8 यानी 90 हो जाएगा। आज के डेट में वर्तमान समय में यहाँ पर यल और यम की जो आयु है सर, उनका योग आएगा वह 90 वर्ष आएगा। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि यल यम और यन की वर्तमान आयु का औसत 54 है। यल प्लस यम प्लस यन, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? 54 तिया 3 चौको 12 के 2 हासिल का 1 और 3 5 15 1 16 यानी 162 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया अब से 5 वर्ष बाद यन की आयु कितनी है? तो भाई पहले हम ही पता करेंगे यन की आयु है कितनी। तो यन की आयु कैसे निकालेंगे भाई? यन की आयु निकालने के लिए इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, घटा देंगे। भाई अगर यल प्लस यम का, यल और यम का योग निकाल देंगे तो यन का बचेगा, तो 162 में से 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा और 16 में से 9 गया तो 9 7 16, यानी एन की जो वर्तमान आयु है 72 वर्ष है। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? तो इसमें 5 और जोड़ देंगे, 72 5 77, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात क्लियर है? एक बार सभी लोग बता देंगे क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने भी रेलवे ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर आकर जुड़ सकें। ठीक है, और कंटेंट जो है दोस्तों कोई फेक नहीं है, यह प्रीवियस ईयर का है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि क्वेश्चन जो है ये ऑथेंटिक नहीं है, सब ऑथेंटिक है। हर एक प्रश्न यहाँ पर प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर दोस्तों तैयारी करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, पढ़ते रहिए। और आपसे बता दें कि हम लोग यहाँ पर रेलवे के लिए यहाँ पर मैथ यहाँ पर चल ही रहा है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और साइंस का भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तीन के तीनों ही यहाँ पर सब्जेक्ट का हम लोग प्रैक्टिस दबा के कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए और देखिए दोस्तों, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न को पढ़िए अब। एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर प्रति सेकेंड और 35 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 20 सेकेंड और 40 सेकेंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बड़े ध्यान से समझेंगे दोस्तों, दो यहाँ पर व्यक्ति चल रहे हैं। एक चल रहा है 15 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से और एक चल रहा है 35 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से। समान दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी चल रहे हैं। तो रेलगाड़ी पार करती है दोनों को, पहले व्यक्ति को पार करती है 20 सेकेंड में, दूसरे व्यक्ति को पार करती है यहाँ पर कितने सेकेंड में? तो 40 सेकेंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की यहाँ पर लंबाई पता करना है, बताना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि रेलगाड़ी का स्पीड क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं, अपने तरफ से कुछ भी मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है वह है यक्स है। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है क्या है? यक्स है। बात क्लियर है? हमने रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लिया? यक्स मान लिया दोस्तों। अब जो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा घटेगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो होगा घटेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यक्स माइनस, पहले व्यक्ति को पार किया है 15 में, 15 मीटर प्रति सेकंड से चलने वाले को, तो यक्स माइनस 15 ये इसका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। और कितना समय लिया है?
तो यहाँ पर 20 सेकंड का समय लिया है, तो ये हो जाएगा क्या, दूरी। ये दूरी हो गया। अब फिर वही ट्रेन x के स्पीड से 35 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलने वाले व्यक्ति को पार करती है, और इसको कितना समय लेती है पार करने में, तो 40 सेकंड का। तो यहाँ पर 40 सेकंड, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, जो दूरी ये वाला है वही दूरी ये वाला है, तो दोनों डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों डिस्टेंस यहाँ पर बराबर होंगे। और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, कट पिट करिए, तो 20 एकम 20, 20 दूना 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 15 और बराबर 2x माइनस का 35 दूना 70। तो x बराबर हो जाएगा 70 में से आप घटा दीजिए कितना, तो 70 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 55 बचेगा। क्या बचेगा, 55। ठीक है, तो x का जो स्पीड है 55 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है भाई, 55 मीटर प्रति सेकंड है। तो आप चाहे इसमें रखकर दूरी निकाल सकते हैं या फिर इसमें, और जो दूरी होगा वही ट्रेन की लंबाई होगा। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए, पहले वाले में इसमें रखिए। x का मान 55, 55 माइनस 15 करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा 40 गुणे हो जाएगा 20, तो 40 गुणे 20 करेंगे तो 4 दूना 8 यानी 800। तो 800 मीटर की दूरी यहाँ पर तय किया गया है, और वही दूरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी, 800 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना था। आइए इस प्रश्न पर, और ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर लगाइए इसको। इसमें बोला गया कि 5 पर घात 3 माइनस 9 पर घात 2 प्लस 12/4 पर घात 2 माइनस 32 प्लस 8 गुना 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर 8 गुना 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको हल करने पड़ेंगे, इस जगह यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 हो जाएगा। यहाँ पर 125 माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 81, और प्लस, और यहाँ पर 12 का 12/4 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बढ़िया में 144, या फिर ऐसे ही काट दीजिए ना, यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 32। ठीक है, तो देखिए 9 और 25 जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 9 5 14 के 4 हासिल का 1 2 1 3 यानी 134 में से घटाना है क्या चीज़, 2 1 3 8 3 11, तो इसको घटाएंगे बचेगा क्या, 1, 3 में से 1 गया बचेगा 2, तो 21 बच रहा है। 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, चलिए इसको लगाइए। प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सही उत्तर क्या है। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। सभी लोग समय से जुड़ेंगे दोस्तों, शाम को आपको जुड़ना है। और मैं बता दूं कि डेली बाय डेली आपको 4 बजे आपको यहाँ पर जुड़ने हैं। 4 बजे आपको यहाँ पर सेट कराए जाएंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, शाम को 4 बजे आपको हर हाल में इस चैनल के साथ जुड़ना है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि गणित में हमारा नंबर ना कटे, तो आपको डेली आपको यहाँ पर 4 बजे उपस्थित होना है साथियों। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए एक बार सभी लोग, क्या होगा। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3422 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 290 प्राप्त होता है। दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4292 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, इस सवाल में क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। हमने मान लिया यहाँ पर कि दो धनात्मक संख्या जो है वह a और b मान लिया, तो इनका बीच का जो अंतर है यानी a माइनस बी, बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, तो इनके बीच का जो डिफरेंट है वह 3422 है। 3422 हो गया। ठीक है,
ये समीकरण नंबर 1 इसको मान रहे हैं, समीकरण नंबर 1 इसको मान रहे हैं। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो भागफल 4 शेषफल 290। भाई बड़ी संख्या क्या है, ए है, ए को जब भाग करेंगे हम बी से, ये तो भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ए बराबर 4b और प्लस का 290। तो यहाँ पर होगा a माइनस का 4b माइनस 4b और बराबर 290, बराबर 290। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल होगा। ठीक है, ए से ए हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, और ए से ए कैंसिल, यहाँ से 4b में से 1 भी घटेगा तो बचेगा कितना भी, 3b बराबर 290 घटाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 2, 12 में से 9 गया तो बचेगा 3, और 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ से 3, 3132 होगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 0, 3 चौको 12, 3 चौको 12, यानी b का मान 1044 आ गया। तो a का मान हमें निकालना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या और 4292 का महत्तम निकालना। a का मान निकालने के लिए भाई b को इधर लेकर आएंगे, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं हम b का मान, तो अगर b को इधर लेकर आएंगे तो प्लस b हो जाएगा, यानी 3422 में b का मान जोड़ना पड़ेगा तो a का मान निकल जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा भाई, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 4 2 6 4 और 3 1 4, 3 1 4 होगा। ठीक है, 3 1 4 यानी 4466 आएगा, 4466 आएगा a का मान। अब इस 4466 और 4292 का महत्तम निकालना है। ठीक, तो निकालिए भाई महत्तम। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 4292 से भाग करेंगे 4466 में। जब भाग किया जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 1 बार जाएगा, तो 4292 तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ से बचेगा 1, 174 आया। अब इसमें भाग करेंगे 4292 में, 4292 में भाग किया जाएगा, तो भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। पहले देखते हैं 2 बार, तो 2 चौको 8 यहाँ से, और 2 साते 14 की 4 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3। ठीक, तो यहाँ पर 1 और 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पर 2 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 4 चौको 16 के 6 हासिल का 1, 4 सते 28 29 के 9 हासिल का 2, 4 कम 4 2 6 घटाइए, 12 में से 6 गया तो 6, और 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ से 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, यानी 116 आ गया। अब 116 आया दोस्तों, 116 आया है ना, तो 116 में भाग कर, 116 से भाग कर देंगे किसमें, 174 में, 174 में। तो 174 में भाग किया जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 116 होगा यहाँ पर, 116 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया तो बचेगा 8, 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, 58 आया। अब 58 में 58 से भाग करेंगे 116 में, कितनी बार जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 1 11, यानी 2 बार जाएगा दोस्तों। तो जो लास्ट में काट देता है वही इसका HCF होता है, वही मौसा होता है, तो HCF क्या हो जाएगा 58 आएगा। तो इसका जो HCF आएगा दोस्तों वह 58 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा दोस्तों इसमें कैलकुलेशन करना है, और आप करेंगे तो फास्ट होगा दोस्तों, यही सबसे बेस्ट तरीका भी होता है। कोई इसके अलावा तरीका लगाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि ये जो तरीका है इस पर आप लोग फोकस करिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों। हाँ, जहाँ कहीं भी अगर शॉर्टकट तरीका अगर आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको इस तरीके से लगाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, समझ पाए आप लोग,
कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया कि यदि समीकरण 4x² - 2x प्लस k - 4 बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अब यहाँ पर दो मूल हैं, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। अगर एक मूल a है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम होगा। इनका गुणनफल निकाल दीजिए, इन मूलों का गुणनफल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, a × b 1/a हो जाएगा। ये मूलों का गुणनफल होता क्या है, c/a होता है। तो ये जो k - 4 है ये c है, तो यहाँ पर हो जाएगा k - 4 और बटे a क्या है, x² का गुणांक, यानी नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए a से a कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बराबर k - 4। तो k बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, k बराबर 4 उधर जाएगा तो 4 4 8 हो जाएगा। तो k का मान पूछा गया है, तो k का मान कितना है, 8 है। k का मान क्या है दोस्तों, तो k का मान यहाँ पर 8 है। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। चलिए भाई, कितना समय लगेगा यह पूछा गया है, तो ध्यान से समझिएगा। ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क भाई, इसमें 3 लोग हैं, एक लोग तो ए है और एक बी है और एक कौन है, तो एक सी है। ये तीनों लोग अलग अलग दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं भाई। यहाँ पर ए जो है वह 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है और बी 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, सी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे, निकालेंगे कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम जो होगा वह इन तीनों का लघुत्तम होगा, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, बताइए। 180 आएगा क्या, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। अरे बोलिए कि नहीं बोलिए, 180 आएगा। अरे बोलिए भाई, क्या तीनों का लघुत्तम 180 आएगा। तो इन तीनों का लघुत्तम क्या आएगा, 180 आ जाएगा। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर लिखते हैं 180। ठीक भाई, ध्यान से समझते रहेंगे। 12 से भाग देंगे, 12 15 हम 180, और 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर 12 बार में जाएगा, और 9 दूनी 18 यहाँ पर 20 बार में जाएगा। तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो 180 काम को करना है, तीनों लोग मिलकर करेंगे तो क्षमता जुट जाएगा। 12 15 27 20 47, 47 की क्षमता से यहाँ पर काम होगा। 47 की क्षमता से काम होगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा भाग, 47 से तीनियां करेंगे, 47 पाँचे करेंगे तो देखिए 47 का गुना 5 में करते हैं तो 5 चौको 20 ज्यादा हो जाएगा, 200 पार हो जाएगा। 4 बार करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 आएगा। ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है भाई, 4 चौको 16। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1600 के आसपास जा रहा है ना, 1600 के आसपास जाएगा क्या। भाग दीजिए एक बार। अगर आप 47 180 में भाग करते हैं 47 से, तो देखिए अगर 4 बार करते हैं तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल का 2, 4 चौक 16 2 18। ये तो ज्यादा आ जा रहा है, 180 से ज्यादा आ रहा है। तो हमें 180 से ज्यादा तक नहीं पहुंचना है, इसका मतलब 3 बार जाएगा। ये 3 सही होगा, 3 सही कुछ बटे कुछ होगा, कुछ बटे मतलब 47 होगा। तो सही में 3 आएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन में सही में 3 है, वो है ऑप्शन नंबर डी में। 3 सही 39/47 इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर है। बोलिए सर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला प्रश्न, अब इसको लगाइए भाई, इसको लगाइए। यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 या 6 1 7/7 क्या होगा, 1 होगा। सॉरी, 2 3 या 6 1 7/3 होगा। 7 क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। प्लस का यहाँ पर 2 है, प्लस है दोस्तों कि भाग है, एक बार देखते हैं जरा इसमें। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ठीक है भाई, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है।
यहाँ पर दोस्तों बना लेंगे, यहाँ पर भाग है, ठीक है, ये भाग है और यहाँ भी क्या है, अच्छा भाग ही है, ठीक है दोस्तों, ये भाग ही बनाया गया है, पता नहीं चल रहा है, भाग ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये तो होगा ना, यहाँ पर 7/3 होगा। अब इसमें भाग करना है 2 से, 2 में भाग करना है 7/3 से, तो यह हो जाएगा क्या चीज, 2 गुणे 3/7 हो जाएगा। तो 3 दूना 6/7, 6/7, इसमें जब 2 जोड़ा जाएगा तो 7 दूनी 14, 14 6 20, ये 20/7 हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा। अब 2 में जब भाग करेंगे तो गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, 7/20 हो जाएगा, 7/20, 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी 7 यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ तक का 7/10 आ गया। इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 दूना 20 7 27, तो 27 यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ तक का 27/10 आया। अब वापस से इसमें जोड़ा जाएगा दोस्तों 2, तो 10 दूना 20, अब 20 प्लस 27 यानी 47/10 आएगा, 47/10 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न। आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा बताइए क्या है। भाई यहाँ पर जो 2400 रुपए बांटा गया है 7:5 के अनुपात में, तो 7 5 12, टोटल कितने अनुपात में पैसा है, 12, तो 12 अनुपात का मान ही यहाँ पर 2400 दिया गया है। 12 कम 12 दूनी 24, एक अनुपात का मान 200 है, तो बी का अनुपात क्या है, 5, तो 5 गुना 200, 5 दूनी 10 यानी 1000, तो बी को कितना यहाँ पर हिस्सा मिला है, 1000 मिला है, ऑप्शन ए। चलिए इसका जवाब दीजिए। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 136.4 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 रखना है। पाई का मान क्या रखना है, तो 22/7। यहाँ पर भी आप 11 से विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं, लेकिन अगर 2 ऑप्शन कट गए तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, बाकी चेक कर सकते हैं 11 का विभाज्यता का नियम यहाँ पर कैसे लगाना है। चलिए भाई, यहाँ पर क्या दिया कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसकी आधार की जो परिधि है वह क्या दिया गया है, 136.4 दिया गया है। अब परिधि ऐसा होगा, बेलन देखिए ऐसा है, अब इसके आधार की परिधि ये कैसा बन रहा है, वृत्ताकार, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर वृत्त की परिधि दिया गया है, यानी 2πr का मान दिया गया है 136.4, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ से निकाला जाएगा 136.4 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे नीचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। और अरे ये तो 22 है, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 11 44, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 एकम 4, यानी आर का मान जो है दोस्तों, आर का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर का मान कितना आएगा बताइए, 31 गुना 7/10, यहाँ पर ये हो जाएगा आर का वैल्यू, आर का मान यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, आर का मान यहाँ पर ये आ गया दोस्तों। और इस बेलन जो है, बेलन की जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों πr²h, πr² h, ये बेलन का आयतन का फार्मूला होता है। तो पाई का मान क्या है, 22/7 है, आर का मान क्या है, तो 31 गुना 7/10, एक बार और 31 गुना 7/10, एच का मान यहाँ पर दिया गया है 50, ठीक है, 50 दिया गया है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कैंसिल,
2 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 बार में कैंसिल। अब इसका करना है गुना, तो गुना करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, तो 7 आएगा। देखिए इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। और एक ही ऑप्शन का इकाई का अंक 7 है, वो भी ऑप्शन नंबर डी का। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिट डिजिट कंसेप्ट काम कर गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई गुणा भाग नहीं करनी है मेरे भाई। अगर आप इतना तक पहुंच गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई का अंक कितना होगा, तो इकाई का अंक यहाँ पर 7 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में ही 7 इकाई का अंक है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस प्रश्न को आप लोग बनाएंगे जल्दी से। देखिए, एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपए है और उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य को 887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान करनी चाहिए। यहाँ पर 2 छूट दिया जा रहा है। कितने छूट दिए गए हैं, 2 छूट। भाई पहले नंबर उसका सूची जो मूल्य है वह 1200 रुपए है। अब इस पे 2 छूट है, एक तो 15% का छूट, तो बिकेगा कितने में, 85% पर, तो 85 बट्टे यहाँ पर 100 कर देंगे। अगला छूट, एक छूट और है, उसको नहीं पता है, तो वही हमें निकालना है। हम मान लेते हैं भाई वह 100 माइनस x% का छूट है, तो कितना में बेचेगा वह, 100 माइनस x में, यानी 100 माइनस x% पर बेचा जाएगा। लेकिन वास्तव में बिका कितने में है, 887.4 में यहाँ पर बेचा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। देखिए एक जीरो से ये दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत, 5 से काटेंगे 17 5 85, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटा जाएगा तो 2 छक्का 12, 6 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 17 से काटेंगे तो 17 5 85, 5 बार में गया 85, 3 88, 3 बचेगा, 17 दूना 34, 34 और 3 37, 3 बचेगा, 17 दूना 34 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बताइए अभी भी 6 से काट देंगे यहाँ पर, तो 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, 4 52, 6 7 42, यानी यहाँ पर क्या आ गया, 100 माइनस का यक्स बराबर 87 आया है। तो यक्स का मान निकालना है तो इसको उधर लेकर जाएंगे, इसको उधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 13। तो कितने परसेंट का छूट दिया गया है, अतिरिक्त छूट एक और दिया गया है, वह 13% का है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए इसको लगाइए, सभी लोग लगाइए भाई। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा। जो भी डाउट होती है दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा, और जो सुझाव देना चाहते हैं तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी इस क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर 0.359, ये 59 पर बार है, इसको P बटे Q के फॉर्म में चेंज करना है। याद रहे कि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये टोटल 359 है, इसको आप लिख लेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देते हैं, तो 3 पर बार नहीं है इसको घटा देंगे, बटे नीचे जितने अंकों पर बार होता है उतना नीचे 9 लिखते हैं, 2 अंकों पर बार है 2 ठीक 9 लिख देंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतना नीचे 0 लिखते हैं। एक अंक ऐसा है जिस पे बार नहीं है तो एक 0 नीचे हो जाएगा, तो घटाएंगे यहाँ पर, तो 300 क्या हो जाएगा, 356, अब बट्टे यहाँ पर 990। ठीक है, 990 काटेंगे भाई, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 बचेगा, 1 2 9 18, 1 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16, यानी 178 बट्टे 495 आएगा, 178 बट्टे 495, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इस प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। इस सवाल में बोला गया है कि एक स्कूटर, सॉरी माफ कीजिएगा, एक स्कूल में
कक्षा 9 के 4 सेक्शन ए, बी, सी और डी हैं। इन चारों सेक्शन के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये तालिका आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग तालिका को पढ़िए। सबसे पहला चीज आप सभी लोग तालिका को पढ़ेंगे। अब इस तालिका में दिया गया, यहाँ पर परिणाम क्या दिया गया कि दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थी, अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी, यहाँ पर अलग पेन का यूज करते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण है। ये दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं और ये अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण हैं, लेकिन वार्षिक वाले में क्या है, उत्तीर्ण है, पास हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में बोला गया है किसी विद्यार्थी को केवल किसी विद्यार्थी को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाता है जब वह दोनों परीक्षाओं यानी अर्धवार्षिक वार्षिक में से कम एक में उत्तीर्ण हुआ हो। किस सेक्शन से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, बताइए। किस सेक्शन से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है? तो देखिए भाई, यहाँ पर गौर से समझेंगे, यहाँ पर गौर से समझेंगे। इसमें कंडीशन क्या कहा है कि किसी भी विद्यार्थी को तभी उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है जब दोनों परीक्षा में से कम एक में उत्तीर्ण हो। तो देखिए यहाँ पर ये तो दोनों में अनुत्तीर्ण है, इसको तो लेना ही नहीं है। अब यहाँ पर एक कम से कम एक परीक्षा में पास है, इसमें भी एक परीक्षा में पास है, तो दोनों परीक्षा में पास है, इन तीनों को लेना है। तो सेक्शन ए में अगर बात करें हम लोग, सेक्शन ए में बात करें तो सेक्शन ए से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं सेक्शन ए से? तो सेक्शन ए से पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में भी पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, ठीक है। चलिए, सेक्शन ए से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं? तो देखिए भाई, इसको ऊपर वाले को नहीं लेना है, तो यहाँ पर देखिए 17, 6 और 62। तो 6 2 8 7 15 के 5 हासिल का 1 और 6 1 7 1 8 यानी 85 ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आइए इसमें, तो इसमें यहाँ पर कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं? 15 8 23 8 5 13 8 5 13 और 13 7 हो जाएगा 21 के एक 13 7 13 और 7 क्या होगा, तो 20 होगा। 20 की 0 हासिल का 2 हो जाएगा और 5 1 6 2 8, यहाँ पर 80 हो जाएंगे। यानी इसमें 80 ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं। इसमें आइए, इसमें तो 9 8 17 के साथ हासिल का 1 1 6 7 और 1 87 ऐसे हैं जो पास हुए हैं। इसमें आइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 18 7 25 के 5 हासिल का 2 और 5 1 6 2 8 85 इसमें भी हैं जो पास हुए हैं। लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो इसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं भाई? 85 तो पास हुए हैं, 27 फेल हुए हैं, तो 27 भी जोड़ा जाएगा। टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे यहाँ पर? इस सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? तो सेक्शन ए में टोटल जो विद्यार्थी होंगे 27 जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 हासिल का 1 8 2 10 1 11 112। उसी प्रकार सेक्शन बी में कितने विद्यार्थी होंगे? सेक्शन बी में कितने विद्यार्थी होंगे यहाँ पर? तो 105 विद्यार्थी यहाँ पर होंगे, 105 विद्यार्थी। सेक्शन सी से कितने विद्यार्थी होंगे? तो 110 और सेक्शन डी में तो 111 यहाँ पर विद्यार्थी हो जाएंगे। परसेंटेज की बात किया गया है सर, यहाँ पर परसेंटेज की बात किया गया है, तो परसेंटेज देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई। सेक्शन ए से 85 बट्टे हो जाएगा कितना, 100 कितना था यहाँ पर, 112 था, 112 गुणे 100,
तो इसको जब आप गुणा भाग करेंगे तो ये लगभग जानते हैं सर 75.89 आ जाएगा, 75.89%। ठीक है। सेक्शन बी में, सॉरी सेक्शन ए में, सेक्शन ए में कितने होंगे भाई, 80 तो पास हुए हैं, लेकिन टोटल कितने विद्यार्थी थे इसमें सेक्शन बी में, तो इसमें 105 विद्यार्थी थे टोटल। ठीक है, तो गुना 100 करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो यह 76.19 आ जाएगा परसेंटेज। उसी प्रकार सेक्शन सी में 87 विद्यार्थी ऐसे हैं और टोटल कितने थे भाई, 110 थे, 110 गुना 100, जब इसको हल करेंगे तो 79.09% आ जाएगा। और डी की बात किया जाएगा जब, डी में तो सेक्शन डी में कितने विद्यार्थी टोटल थे, तो टोटल यहाँ पर टोटल विद्यार्थी तो यहाँ पर 111 थे, 111 में से 85 पास हुए हैं, कितने परसेंट पास हुए हैं, इतने परसेंट यहाँ पर पास हुए हैं, 76 दशमलव कितना हो जाएगा 57। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि उत्तीर्ण किस सेक्शन से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए सबसे ज्यादा किस में पास हुए हैं, ये तो 75 है, इसको हटाइए, ये 76, ये 76, इसको हटाइए, सबसे ज्यादा तो 79% आ रहा है, लगभग 79%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, कौन सा सेक्शन में है, सी सेक्शन, सी सेक्शन से सबसे ज्यादा पास हो रहे हैं, और सी सेक्शन है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर इतना कैलकुलेशन आपको करना था, कोई दिक्कत बताइए। चलिए, गोपाल 4000 निकालने के लिए बैंक गया, उसने कैशियर से केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों में नकदी देने को कहा। गोपाल को कुल 50 नोटें मिले, उसे 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं। चलिए ऑप्शन से इस सवाल को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जब भी आप लगाएं तो हमेशा ऑप्शन से हल करिए। मान लेते हैं 50 रुपए के कितने नोट हैं दोस्तों, 30, तो कितना यहाँ पर मिला, सॉरी 50 रुपए के कितने नोट हैं, मान लेते हैं कि 50 रुपए के टोटल यहाँ पर 30 नोट हैं, तो 5 या 15 यानी 1500 रुपया यहाँ पर हो गया। इसके अलावा जितने भी नोट हैं सब 100-100 के हैं, तो 30 नोट 50 के हैं, टोटल कितने नोट हैं उसके पास, 50 नोट, 30 नोट 50 के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 नोट ऐसे हैं जो 100 के हैं, 100 के हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 2000, तो इन दोनों का जो सम आएगा वह 4000 के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से 4000 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 50 रुपए के, उसको 50 रुपए के 30 नोट नहीं मिले हैं। अच्छा तब कितना मिले हैं, 50 रुपए के मान लेते हैं हमने 24 नोट मिले हैं, तो क्या हो जाएगा 24 पंजे 120 हो जाएगा, यानी 1200 हो जाएगा। बाकी टोटल 50 नोट था, अभी कितने नोट बचे हैं उसके पास, तो उसके पास अभी भी 26 नोट बचे हुए हैं, और 26 नोट जो हैं वह 100-100 रुपए के हैं, तो यहाँ से 2600 और हो जाएगा, तो 2600 और 1200 जोड़ेंगे तो ये भी यहाँ से भी 4000 नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 32 नोट ऐसे हैं जो 50 रुपए के हैं, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, कितने रुपए हो जाएंगे यहाँ पर, 0 और 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 5 या 15 1 16, यानी 1600 रुपए हो जाएंगे 50 रुपए के नोट से। अभी 32 नोट 50 रुपए के हैं, टोटल 50 नोट था, तो अभी भी कितने नोट बचे हुए हैं यहाँ पर, उसके पास 18 नोट और बचे हुए हैं, 18 नोट, तो 18 नोट 100-100 के हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1800 हो जाएगा, 1800 और 1600 जोड़ेंगे 4000 नहीं होगा, तब कितना होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है और यही हो जाएगा सही, क्योंकि देखिए 20 नोट अगर 50 रुपए के हैं तो 5 दूनी 10 यानी 1000 तो यहाँ से बन गया, बचे अभी 30 नोट, अच्छा 30 नोट बचे हैं, हर एक नोट 100-100 रुपए का हो जाएगा, 3000 यहाँ से बन गया, इन टोटल कितने हो गए 4000 बन रहे हैं, तो यहाँ पर 4000 लाना भी था, तो 30 नोट सॉरी 20 नोट ऐसे हैं जो 50 रुपए के थे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। देखिए ए की आयु और बी की आयु के दोगुने का योग 42
वर्ष है। जब ए की आयु के 2 गुने को बी की आयु के 3 गुने से जोड़ा जाता है तो योग 69 वर्ष प्राप्त होता है। ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ए और बी की आयु ज्ञात करना है भाई। चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 बंदे हैं, ए है और एक कौन है, तो बी है। यहाँ पर एक बंदा ए है और एक बंदा कौन है, यहाँ पर बी है। अब बोला गया कि ए की आयु बी की आयु के 2 गुने के योग का ए की आयु और बी की आयु के 2 गुने का योग 42 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि उनका जो आयु का योग है वह 42 वर्ष है। ठीक, देखिए हमने मान लिया कि जो ए की आयु है वह, या तो ऐसे ही रख दीजिए, यहाँ पर ऐसे करिए दोस्तों, ए की आयु और बी की आयु का 2 गुना, तो बी की आयु बी मानते हैं तो इसका 2 गुना, इन दोनों का जो सम है वह कितना है, वह 42 वर्ष दिया गया है। 42 वर्ष दिया गया है। जब ए के आयु का 2 गुना यानी कर देते हैं यहाँ पर 2a और बी की आयु का 3 गुना यानी प्लस का यहाँ पर 3 कर देते हैं 3b का योग 69 प्राप्त होता है, यानी इनका जो सम है 69 है। यहाँ पर क्या करिए दोस्तों, आप इसमें समीकरण नंबर 1 में कर दीजिए 2 से गुना, 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b बराबर 42 दूना 84 हो जाएगा, यहाँ पर 84। उसके बाद क्या करना है, घटा देना है, घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि ए और बी की आयु का योग बताइए, तो पहले आप ए और बी की आयु निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 2a 2a से कैंसिल, 4b में से 3b घटाएंगे तो ये माइनस का केवल और केवल b बचेगा। 84 में से 69 घटाएंगे, 14 में से 9 गया तो बचेगा यहाँ पर 5, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल, b का मान क्या हो जाएगा 15। अगर b का मान 15 है, अगर b का मान 15 है तो आप इस समीकरण से रखकर, इस समीकरण में रखकर आप a का मान निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस b का मान 15, 15 गुना 3 करेंगे 15 3 45, यहाँ पर हो जाएगा 45 बराबर 69। तो 2a बराबर 69, यहाँ पर 69 में से 45 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 2 24 बचेगा। ए का मान क्या हो जाएगा 12, ए का मान 12 हो गया, बी का मान 15 है तो ए प्लस बी का क्या मान हो जाएगा, ए प्लस बी का मान, तो यहाँ पर 12 और प्लस का 15, तो 12 15 हो जाएगा 27, तो 27 हो जाएगा इनका सम, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए इसको। देखिए भाई, इसमें क्या दिया गया है कि cos 40 बटे 1 प्लस साइन 40 प्लस 1 प्लस साइन 40 बटे cos 40, क्या करेंगे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 40, 1 प्लस साइन 40 डिग्री इंटू cos 40, ठीक है, बट्टे में है नीचे, इससे भाग करेंगे तो ये वाला कटेगा, cos 40 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर 40 प्लस cos 40 कट जाएगा, 1 प्लस साइन 40 बचेगा, तो 1 प्लस साइन 40 1 प्लस साइन 40 में गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर का नियम लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है क्या है साइन है, तो साइन स्क्वायर 40 प्लस 2ab 2 साइन 40, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 1, और एक वो हो गया और एक ये हो गया, एक एक मिलके 2 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे इधर बचेगा 1 प्लस साइन 40, 1 प्लस साइन 40, ठीक है। अब बटे नीचे क्या है, तो 1 प्लस साइन 40 इंटू कॉस 40,
1 प्लस साइन 40, 1 प्लस साइन 40 से कैंसिल, 2/cos हो जाएगा, 2/cos का मतलब हो जाएगा cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 sec 40, 2 sec 40 यानी ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर इधर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को पढ़िए दोस्तों, सभी लोग इस सवाल को पढ़ेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखना है, तो ऑप्शन 22 यानी 11 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए दोस्तों, बोलिए क्या 11 से ऑप्शन कटना चाहिए? ग्यारह से कटना तो चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो सभी के सभी पाई में दिए गए हैं। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे, सबसे पहले नंबर आप सुधार करेंगे। यहाँ पर ये सभी के सभी पाई में दिए गए हैं वैल्यू, इसलिए आप 11 से काट कर नहीं चेक कर सकते हैं, इसको सुधार कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर सभी के सभी क्या हैं, ये पाई है, पाई पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है। जब पाई ही दे दिया गया ऑप्शन में तो इसका मतलब 11 से कटेगा नहीं, क्योंकि पाई का मान नहीं रखना है। जब पाई का मान रखना ही नहीं है तो आपको सीधा यहाँ पर फार्मूला यूज कर देना है, सीधा फार्मूला यूज करना है दोस्त। तो सीधा फार्मूला यूज क्या करेंगे भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है, 2πr(h), 2π इंटू आर का मान क्या है 15 सेंटीमीटर, 15 हो जाएगा, एच का मान क्या है 32, तो 15 गुना 32, 15 गुना 30, ये हो गया 30, और 30 32 का गुना करेंगे 3 3 का 9, यानी हो जाएगा यहाँ पर 960 पाई, 960 पाई हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है, यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 18 रुपए की कमी की जाती है तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का यहाँ पर क्या बताना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है दोस्तों। वस्तु का यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए इसमें कहा गया कि एक वस्तु है, वस्तु 28% लाभ पर बेची जाती है। हम मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए वस्तु का जो सीपी है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको सीपी मान लेते हैं, सीपी। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने, सीपी मान लिया। अब अगर इसको बेचा जाता है तो एसपी क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई। अब इस सीपी वाले वस्तु को बेचा जाता है 28% लाभ पर, यानी इसका जो एसपी होगा एक सीपी का 128/100 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया। इसमें बोला गया कि जब क्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि करते हैं, पहले सीपी क्या था, पहले क्रय मूल्य सीपी हमने माना, अब 50 रुपया वृद्धि करेंगे तो अब जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वह सीपी प्लस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, सीपी प्लस यहाँ पर क्या होगा 50 हो जाएगा। अब ये इसका सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब और विक्रय मूल्य में 18 रुपए की कमी करते हैं, तो ये विक्रय मूल्य ये है, इसमें 18 रुपए की कमी कर देते हैं, तो 128 सीपी बटे हो जाएगा 100। ठीक, इसमें 18 की कमी करना है तो 18 की कमी कर देते हैं। ये सेलिंग प्राइस है, ये भी क्या है, और इस कंडीशन में होता क्या है, एक 11.6% की लाभ होती है, तो यहाँ पर 111.6% मतलब बटे 100। ये सेलिंग प्राइस है, ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है। दोनों सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, तो बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, बराबर हो गया। अब इसको इधर लेकर जा रहे हैं,
अगर लेकर जाएंगे उधर तो क्या बनेगा भाई, बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ से 111, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 111.6 बटे 100 CP और प्लस 111.6 बटे 100 गुणे 50 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 50 कर देंगे यहाँ पर, बराबर यहाँ से हो जाएगा 128 CP बटे में 100 और माइनस का 18, ठीक है। देखिए 50 दूनी 100, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 5 10, एक बचेगा 2 5 10 और एक बचेगा हो जाएगा 16, 2 8 16, यानी 55.8 हो जाएगा यहाँ पर। और 55.8 को इधर लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा 111.6 CP अब बटे में 100 माइनस 128 CP बटे 100 बराबर 55.8 प्लस 18 जोड़ेंगे तो दशमलव का 8 ही करेगा, 8 5 13 के 3 हासिल का 1 होगा और 5 1 6 7 यानी 73.8 आ जाएगा, ठीक है। अगर हर समान है तो अंश घट जाएगा यहाँ पर, तो अंश को घटा देंगे दोस्तों, घटाएंगे तो 128 में से घटाएंगे ना, यहाँ पर माइनस होगा ये वाला, 128 में से घटाएंगे 111 तो कहीं ना कहीं माइनस में आएगा, तो ये माइनस और वो माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप 128 में से 111 न घटा के 112 घटा दीजिए, तो 112 घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो 1, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 16 बचेगा, ठीक है 16। लेकिन आपने घटाया क्या 12, घटाना क्या था 111.6, आपने 0.4 ज़्यादा घटा दिया है तो यहाँ पर 0.4 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इंटू CP, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर इस 100 का गुना हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा कितना कितना होगा 7 3 7 3.8 गुणे हो जाएगा 100, गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ पर कोई दिक्कत है बताइए। एक इधर इधर दशमलव हटाएंगे या फिर आप इसको काटिए नहीं, CP का मान ही निकालना है दोस्तों, CP का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 73.8 गुणे 100 बटे में हो जाएगा 16.4। अब यहाँ जो दशमलव है, दशमलव का खेल यहाँ समाप्त करिए, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा खत्म, खत्म हो गया। अब इसी को गुणा भाग करना है तो भाग करिए भाई, पहले अब 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 25 चौका 100, 25 बार में यहाँ जाएगा। 41 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा बताइए, 41 से कम 41, 41 से कम 41 बचेगा कितना यहाँ पर 2 और 3 32 बचेगा, हो जाएगा 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो 18 बार में यहाँ पर चल जाएगा। 18 गुना 25 करना है तो CP का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, CP का जो वैल्यू आएगा दोस्तों 18 5 90 के 0 हासिल का 9, 18 दूना 36, 36 और 9 45, यानी 450 आ जाएगा इसका CP यानी क्रय मूल्य। तो 450 से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पर दोस्तों ये है इसका कैलकुलेशन और इतना करना पड़ेगा आप सभी को, इतना यहाँ पर आप सभी को करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए भाई। 5800 की धनराशि को 5800 की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है।
4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी भाई। यानी यहाँ पर आपसे मिश्र धन पूछा गया है, तो मिश्र धन पूछा गया है यहाँ पर 100% का मान यहाँ पर 5800 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 58। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 चौको 24, 124 हो जाएगा। 124 क्या है, इसका मिश्र धन है। 124 का मान निकालना है, एक का मान कितना है 58 है, तो 124 का मान निकाल देंगे यहाँ पर, 58 का गुना कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 8 चौको 32, इकाई अंक 2 आएगा, सभी में 2 है, सभी में 2 है। अच्छा सभी में 2 है तो यहाँ पर गुना ही कर देंगे यहाँ पर 58 का। 8 चौको 32 के 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16, 3 19 के 9 हासिल का 1, ठीक, 8 एक कम 8 एक 9 हो जाएगा, और ये 5 है, तो 5 चौको 20 की 0 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 एक कम 5 एक 6, इसको हल किया जाएगा, जोड़ेंगे 2 9 और 9 2 11, 6 एक 7, 71 92 हो जाएगा, ठीक है। 71 92 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसका उत्तर बताइए भाई। सवाल को पहले पढ़िए ध्यान से। निम्नांकित ग्राफ दो शहरों x और y में अलग अलग वर्षों में तेज गति के लिए पकड़े गए वाहनों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, किस शहर में वर्ष 1998 से 2001 के बीच तेज गति के लिए पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों की संख्या का अंतर सबसे कम है। चलिए सबसे पहले ये बताना है किसमें सबसे अधिक है, किस शहर में, किस शहर में, ठीक है, किस शहर में तेज गति से पकड़े गए वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए शहर, अगर हम, ये तो x वाला है और ये क्या है y वाला है। अगर हम x की बात करते हैं तो x में देखिए कितना पकड़े गए हैं, 119, 99 और 141, 78, 120 और 159। तो इन सभी को जब जोड़ा जाएगा, इन सभी को जब जोड़ा जाएगा दोस्तों तो कितना होगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन सभी को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर जानते हैं कितना आएगा, यह आएगा 716, 716 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यही x शहर का है, y शहर का यहाँ पर जोड़ देंगे, y शहर का, y शहर का क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, y शहर का यहाँ पर है, ये y है 139, 120, 100, 128, 107, 148। तो y शहर में कितने वाहन पकड़े गए हैं, 742। टोटल जोड़ेंगे तो ये 742 आ जाएगा दोस्तों, 742। तो सबसे ज्यादा किस शहर में पकड़े गए हैं, तो सर वाई शहर में पकड़े गए हैं। लेकिन किस वर्ष में सबसे ज्यादा पकड़े गए हैं, सबसे पहले वाई शहर में पकड़े गए हैं, तो यहाँ पर यक्स शहर वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, यक्स शहर वाले दो के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा किस वर्ष पकड़े गए हैं, तो सबसे ज्यादा चेक कर लीजिए 1997 में, नहीं नहीं इनकी ज्यादा नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है, अंतर 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 सबसे अधिक है, सबसे अधिक अंतर किसके बीच आएगा। देखिए यहाँ पर 39 19 का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 0 2 20 आएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ से 21 आएगा, यहाँ से सीधे 41 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा तो 0, और 12 में से 7 गया तो 7 5 12, यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, और यहाँ पर 1 1 11 आएगा। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसके किसके बीच आ रहा है, 2020 में, 2020 में सबसे ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो 2020 इसका राइट आंसर होगा, या वाई शहर 2020, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिए इसको सभी लोग। यदि कोण 3x-5 डिग्री और 80 डिग्री समपूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण का मतलब होता है दो कोण ऐसे हों जिनका योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए, वो समपूरक होते हैं, ठीक है। देखिए
तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3x और माइनस का 5 प्लस 80 बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से 3x बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो 180 में से 75 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 105 बचेगा। 105 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 1 3 5 15। तो यक्स का मान कितना जाएगा 35 डिग्री। और आपसे क्या पूछा है, यक्स का मान ही पूछा गया है। तो 35 डिग्री यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, करिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ पर निकटतम मान निकालना है। तो निकटतम मान के लिए करते क्या है, यह है 7.98 है, तो यहाँ पर ये लगभग 8 है, माइनस यहाँ पर क्या है तो ये 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको 6 मान लेंगे। ठीक है, एक कोष्टक जैसा जैसा बनाया है वैसे लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर ये भी 6 हो जाएगा, और भागा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भाग का सिंबल है, यहाँ से 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। 6 से भाग करेंगे 6 में तो 1 बार जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 8 माइनस 7 भागा 2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पर कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, आगे जब हल करेंगे, यहाँ पर जब आगे हल किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 8 माइनस इस 3.5 आ जाएगा, 3.5 और माइनस का 1, 3.5 और ए माइनस 1 तो 4.5, कितना होगा 4.5 हो जाएगा। तो 8 में से 4.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 4.5 घटाएंगे तो 3.5 बचेगा। बोलिए बचेगा नहीं बचेगा, 3.5। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा लगभग में वो 3.5 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 3.5 नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार हमें काम करना है। तो यहाँ पर लगभग में इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, लगभग में इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वह 2 आएगा, 2 के निकट आएगा। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये भी निकटतम मान बताना है यहाँ पर। तो देखिए निकटतम मान इसमें बताना है, तो यहाँ पर ये लगभग 5 हो जाएगा, और ये 1 माइनस यहाँ पर 4 गुणे 2 और प्लस का यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर 4 कर देंगे, 4। ठीक है, लगभग 4 है, लगभग क्या है तो लगभग 4 है। ये हो जाएगा यहाँ पर 5 में भाग करेंगे 1 से तो 5 माइनस 4 दूनी 8, ये 8 और प्लस का यहाँ पर 4, तो 5 + 4 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसका जो लगभग मान आएगा वह 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर, और इसका उत्तर बताइए सभी लोग। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। भाई बहुलक बताना है, सबसे पहले 50 की बात कर देते हैं। यहाँ पर 50 बहुलक होता क्या है, जो जितना ज़्यादा बार यूज होगा वही बहुलक होता है। जिस संख्या को ज़्यादा बार लिखा गया है वही बहुलक है। 50 कितनी बार है यहाँ पर देखिए, 50 कितनी बार है, तो 50 एक बार यहाँ है, और एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, तो 50 यहाँ पर 3 बार है। 50 कितनी बार है, तो 50 यहाँ पर 3 बार है। 54 कितनी बार है यहाँ पर, 54 को देखिए, 54 यहाँ पर कितनी बार है, तो 54 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 हो गया, और एक बार यहाँ, तो 54 भी यहाँ पर 3 बार है। 54 के बाद आगे बढ़िए, अगला देखिए 48, तो 48 कितनी बार है यहाँ पर, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 48 यहाँ पर कितनी बार है, तो 4 बार। अब देखिए 46 कितनी बार है, 46, तो 46 यहाँ पर कितना बार है, तो 46 यहाँ पर एक बार इधर है, एक ठो, 2 ठी, 3 ठी,
तो 46 कितने हैं यहाँ पर 3 है। तो कौन सबसे ज्यादा बार लिखा गया है 48, कितना बार 4 बार। तो इसका जो बहुलक आएगा वह 48 आएगा। ठीक है, 48 इसका बहुलक आएगा। क्लियर, बोलिए। चलिए इस सवाल को लगाइए सर। कृष्णा का एक वर्ष में कुल व्यय 4,20,000 रुपए है। यदि उसका प्रति माह वेतन 45,000 है तो उसकी प्रति माह औसत बचत बताइए। प्रति माह औसत बचत बताना है। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करिए, उसका कुल जो व्यय है, जो कुल खर्चा उसका है वह 42,000 वार्षिक है एक वर्ष में। एक महीना में कितना खर्चा करता है प्रति माह, तो यहाँ पर 4,20,000 में आप 12 से भाग कर दीजिए भाई। 12 से भाग करेंगे, सबसे पहले आप 4 से भाग 12 से भाग करिए यहाँ पर। तो 12 से 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 बार में जाएगा 36, 6 42, 12 25 60। ठीक है, 3 जीरो यहाँ पर लिख देंगे। तो उसका हर एक महीने में वो 35,000 रुपये खर्चा करता है। 35,000 रुपये खर्चा करता है और प्रति माह उसका वेतन क्या है 45,000 है। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी भाई, तो आप 45,000 में से घटा देंगे 35,000, तो उसकी हर महीने की क्या हो जाएगी, ये बचत हो जाएगी 0,0,0,0,1, यानी 10,000 वो हर महीने क्या करता है, बचत करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, 10,000 प्रति महीने बचत है। ठीक है, चलिए इस सवाल को लगाइए। कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरा कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा का कुल दूरी बताइए। चलिए इस सवाल को ऑप्शन से हल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऑप्शन से हल करना कैसे है इस बात को सीखिए। हम मान लेते हैं कि उसकी जो यात्रा है, यानी जो दूरी है 720, पहला ऑप्शन को सही मानते हैं। तो 720 इसका टोटल दूरी है। अब इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग मतलब कितना जगह, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, यानी 240। ये 240 किलोमीटर की दूरी जो है वह तय किया है 40 के स्पीड से। तो कितना समय लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर समय लग जाएगा कितना, 4 छक 24, 6 घंटे का समय यहाँ पर लगा। टोटल कितना घंटा लग रहा है, 14 घंटे। अब शेष दूरी जो बचा हुआ है, 720 में से 240 घटाएंगे, शेष दूरी कितना बचा, 0। 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो यहाँ पर 4, यानी अभी शेष दूरी कितना बचा हुआ है, 480। अब इस 480 दूरी को तय किया है 60 के स्पीड से। तो कितना, 6 8 48, तो 8 घंटे का समय यहाँ लग गया, 6 घंटे का समय यहाँ लगा, 8 घंटे का समय यहाँ लगा। तो दोनों मिला के कितने घंटे का समय लग गया, 8 6 14 घंटे का। यहाँ कहा है कि टोटल 14 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 720 किलोमीटर इसका टोटल दूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिए इसको। तीन बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्हें एक कार्ड बनाने में क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ एक नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। अब ये सवाल दोस्तों लघुत्तम महत्तम का है। इसका करना क्या है, आपको क्या करना है, 12, 18 और 20 का निकाल देना यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, तो 20 को ही लघुत्तम मान लीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 20 का काम खत्म हो गया, 18 पे आइए। तो 18 में 9 दूना 18 होता है, 20 में 5 चौको 20, इसमें 2 है लेकिन 9 नहीं है, तो 9 से यहाँ पर गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, और क्या होगा, 12 होता है 4 तिया 12,
20 में 4 है और 9 में 3 है, ये तो इसमें कवर हो गया है। तो 9 दूनी 18 यानी 180 मिनट इसका राइट आंसर होगा। 180 मिनट के बाद पुनः एक साथ नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। तो डी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, 180 मिनट। ठीक है, चलिए, और ये है आज के सेट का लास्ट प्रश्न। बताइए सभी लोग, इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7 और 12 हैं। अब भाई द्विघात समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 12 7 19 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 12 7 84 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण कैसे निकालते हैं, यक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है 19, तो माइनस 19 यक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी कितना है 84 बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका समीकरण, द्विघात समीकरण ये बनेगा, यक्स स्क्वायर माइनस 19 यक्स प्लस 84, यक्स स्क्वायर माइनस 19 यक्स प्लस 84 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है। हम लोग 29 क्वेश्चन किए हैं मेरे भाई, 29 प्रश्न किए हैं, और आप लोग अब बता दीजिए कि इन 29 के 29 प्रश्न में ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आप खुद से बना पाए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के ही हैं दोस्तों, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि 29 में से कितने प्रश्न आप लोग बना पाए हैं और आपका स्कोर क्या है, जरूर बताइएगा। और आपसे बता दें कि इसका पीडीएफ के लिए भी आपको सूचित कर दें कि पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, रोजगार विद प्रमोद। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन होइए और पीडीएफ सारा का सारा पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा रहा वीडियो, कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।